Hello students, so in this class we will study some more properties of determinant. While in previous video I had also discussed the properties of determinant, but still some properties had remaining. So those properties I will cover in this video, and these properties are also important for the purpose of your examination and for the purpose to solving the questions related to the determinants as well as matrices. So what are those properties? देखते हैं उनको। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि जैसे मान लिया मेरे पास टू स्क्वायर्स मैट्रिसेस हैं, एक ए एंड बी। ये दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। क्या हैं? ये दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। मान लेते हैं इनका जो दोनों का ऑर्डर है वो 3x3 है सपोज। तो इनके इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स भी होंगे। ए का डिटर्मिनेंट मान लिया डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड बी का डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो अगर हमें इन दोनों के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट निकालना है, इन दोनों के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट मींस ए बी का अगर हमको डिटर्मिनेंट निकालना है तो ये इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। मींस अगर आपको टू मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट निकालना है तो उन मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। मीन्स उन दोनों मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट का आपस में जो मल्टीप्लिकेशन होगा वही डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी की वैल्यू होगी। अंडरस्टैंड? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को अगर हमें नहीं आता होता तो हम क्या करते? अगर हमको ए बी का डिटर्मिनेंट निकालना होता तो पहले हम ए इंटू बी करते, फिर जब हमारे पास ए इंटू बी आता तो हम उसका डिटर्मिनेंट निकालते, तो ये लेंथी प्रोसेस हो जाता। तो इस प्रॉपर्टी को अगर हम जानते हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी तुरंत आपका आ जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी किसके इक्वल है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। एंड दूसरी ये है कि जैसे मेरे पास ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, और फिर से मान लेते हैं कि जो ए का ऑर्डर है वो है 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। तो अगर हम इस ए के डिटर्मिनेंट की बात करें तो इसका कुछ ना कुछ डिटर्मिनेंट होगा। तो मान लेते हैं कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये उसका डिटर्मिनेंट है। अब अगर हम इस ए में k का मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे पास एक न्यू मैट्रिक्स आ जाएगी ka। ये एक न्यू मैट्रिक्स आ गई ka। तो ये जो न्यू मैट्रिक्स आई है इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? हमें ये जो न्यू मैट्रिक्स आई है इसका डिटर्मिनेंट ka का डिटर्मिनेंट। तो बच्चों इसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो हो जाएगा k की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये जो न्यू मैट्रिक्स आई है इसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो किसके इक्वल होता है? k क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्यूब इसलिए आया क्योंकि a का जो ऑर्डर था वो 3x3 था। अगर a का ऑर्डर 2x2 होता तो k स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आता। अगर a का ऑर्डर n×n होता तो यहाँ पे k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आता। अंडरस्टैंड? समझ में आया? फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, जैसे मान लिया ये कोई मैट्रिक्स है और इसका नेम है A, और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो हैं A, B, C, D, E, F, G, H, I, ये इसके एलिमेंट्स हैं। तो कल हमने पढ़ा था कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स क्या होता है? तो डिटर्मिनेंट क्या होता था? सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम विथ देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, उसको ही तो बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जैसे मान लिया मैंने इस वाली कॉलम को ले लिया तो इसके रिस्पेक्ट में डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? C इंटू इसका कॉमन कोफैक्टर। तो C का कोफैक्टर मान लिया, C का कोफैक्टर इज डिनोटेड बाय दिस, प्लस
फिर इसके बाद f इंटू कोफैक्टर ऑफ f, फिर इसके बाद प्लस i इंटू कोफैक्टर ऑफ i। तो ये जो वैल्यू होगी इसी को बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a। मतलब कि अगर हम किसी रो या कॉलम के एलिमेंट्स में उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो हमको उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाती है कि नहीं। लेकिन अगर मान लो ऐसा करें कि हम एलिमेंट्स ले लें इस रो के, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स ले लें एंड कोफैक्टर किसी दूसरी रो के ले लें। क्या बोला मैंने कि अगर हम एलिमेंट्स ले लें फर्स्ट रो के एंड कोफैक्टर्स ले लें किसी अनदर रो के और फिर उनके मल्टीप्लाई का सम निकालें, तो बच्चों हमेशा जीरो होता है। ये जो सम है हमेशा जीरो होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। फिर से समझिए, अभी आपके समझ में नहीं आया होगा। हम ये कह रहे हैं कि किसी भी रो के एलिमेंट्स ले लो। जैसे मान लिया मैंने इस रो के एलिमेंट्स ले लिए, तो इसके एलिमेंट्स क्या हैं? A, B, C। अब हम कोफैक्टर्स लेते हैं किसी अनदर रो के एलिमेंट्स के। भाई हमने फर्स्ट रो के एलिमेंट्स लिए हैं, तो अब हम कोफैक्टर फर्स्ट रो के नहीं लेंगे। अब हम कोफैक्टर सेकेंड रो के ले सकते हैं एंड थर्ड रो के ले सकते हैं। तो मान लिया मैंने कोफैक्टर्स ले लिए थर्ड रो के, तो थर्ड रो के कोफैक्टर्स क्या होंगे? कोफैक्टर ऑफ G, कोफैक्टर ऑफ G, कोफैक्टर ऑफ H, कोफैक्टर ऑफ H, फिर कोफैक्टर ऑफ I, कोफैक्टर ऑफ I। अगर हम इनका सम निकालें, इनका सम, तो इनका सम बच्चों ऑलवेज ज़ीरो होता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। फिर से समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अगर हम किसी रो या किसी कॉलम के एलिमेंट्स में किसी अनदर रो या अनदर कॉलम के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स का मल्टीप्लाई करें और फिर ये जो मल्टीप्लिकेशंस हैं इनका अगर हम सम कर दें, तो सम करने पर ऑलवेज जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है। हमेशा वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे मान लिया मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A और A के एलिमेंट्स अब की बार हमने कुछ इस टाइप से ले लिए 1 2 3 -2 4 1 3 1 2। ओके, अब हम करते क्या हैं, इस प्रॉपर्टी को इसके माध्यम से वेरीफाई करते हैं। तो मैंने क्या बोला था, किसी रो के आप एलिमेंट्स ले लो या किसी कॉलम के एलिमेंट्स ले लो और किसी अनदर रो या फिर अनदर कॉलम के कोफैक्टर्स ले लो, फिर उनका आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड करो। तो ऐड करने पर क्या आता है? हमेशा जीरो आता है। तो इसी को हम वेरीफाई करने जा रहे हैं। तो मैंने मान लिया एलिमेंट्स ले लिए इस रो के, तो इस रो के एलिमेंट्स क्या हैं? 3 1 2। अब मुझे क्या करना है, किसी अनदर रो के कोफैक्टर्स इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करना है। तो मान लिया मैं कोफैक्टर्स ले रहा हूँ इसके, तो सबसे पहले 1 का कोफैक्टर, तो 1 का कोफैक्टर अगर मुझे निकालना है तो इसको छिपाया, इसको छिपाया। देखिए 1 का अगर मुझे कोफैक्टर निकालना है तो मैं इसको छिपाऊंगा, इसको छिपाऊंगा, तो मेरे पास ये सेट मिला। तो ये इसका इसमें मल्टीप्लाई माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 8 - 1। 8 - 1 करेंगे तो 7 आएगा। लेकिन अभी साइन क्या होगा, तो हम इसका कोफैक्टर की बात कर रहे हैं और इसकी पोजीशन क्या है? 1 1। तो चूंकि 1 + 1 2 होता है, 2 एक इवन नंबर है, इसलिए यहाँ पर साइन प्लस आएगा। तो प्लस ना भी लगाओ तो भी चलेगा। फिर इसके बाद इधर आ जाते हैं 1 के साथ। 1 के साथ मुझे इसका कोफैक्टर लेना है, किसका? 2 का। तो अगर 1 के साथ 2 का कोफैक्टर लेंगे तो सबसे पहले तो 2 की पोजीशन क्या है? 1 2। तो 1 2 की वजह से चूँकि सम 3 हो जाएगा, 3 ऑड नंबर है तो उसकी वजह से यहाँ माइनस आ जाएगा। अब इसके बाद मुझे सिंपली 2 का माइनर देखना है, क्योंकि साइन तो मैंने लगा लिया। तो 2 का माइनर के लिए मैं इसको छिपाऊंगा एंड इसको छिपाऊंगा, क्योंकि 2 इस रो में है एंड इस कॉलम में है। तो मेरे पास इन 4 एलिमेंट्स का सेट मिला।
मिला कि नहीं मिला? तो इसका इसमें मल्टीप्लाई माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -4, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, तो -4 -3 टोटल हो जाएगा -7। फिर इसके बाद अब आ जाते हैं 2 के साथ इसका कोफैक्टर। तो अगर मुझे 3 का कोफैक्टर देखना है तो सबसे पहले साइन सोचो, प्लस का होगा कि माइनस का, क्योंकि कोफैक्टर में प्लस माइनस का बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आपने प्लस माइनस छोड़ दिया तो फिर वो माइनर हो जाएगा, कोफैक्टर थोड़ी होगा, जबकि इसमें हम किसका यूज़ करते हैं? कोफैक्टर्स का। तो इसलिए साइन को मत भूल जाना। तो पहले आप साइन के बारे में सोचने की आदत डालो, देन उसका माइनर। तो इसकी जो पोजीशन है वो है 1 3। 1 और 3 का सम क्या होगा? 4। 4 क्या होता है? इवन नंबर। इवन नंबर है तो प्लस आएगा, तो अब यहाँ पे आप प्लस लगा दो। फिर इसके बाद आप क्या? इसका माइनर, 3 का माइनर। तो 3 का माइनर कैसे देखा जाएगा? आप क्या करो, 3 इस रो में है, इस कॉलम में है, इस रो में है, इस कॉलम में है, बचे ये 4 एलिमेंट्स। तो अब इनमें आपको क्या करना है मालूम है, इसका इसमें मल्टीप्लाई माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, फिर -12, तो -2 -12 कितना हो जाएगा? -14। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 21 + 7 -28, तो 28 -28 कितना आ गया? 0। यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ, 0 ही तो आना चाहिए था। अंडरस्टैंड? अभी मैंने क्या किया, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स लिए एंड थर्ड रो के एलिमेंट्स लिए, कोफैक्टर्स फर्स्ट रो के लिए, तब मेरे पास 0 मिला। हम कोई भी रो एंड अनदर रो के कोफैक्टर ले सकते हैं, हमेशा आपको ये रिजल्ट 0 मिलेगा। ये जनरल रिजल्ट है, मतलब कोई भी रो के एलिमेंट्स एंड अनदर रो के कोफैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन का जो सम होता है वो 0 होता है। यही बात कॉलम में, किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स एंड किसी अनदर कॉलम के कोफैक्टर्स के प्रोडक्ट का सम भी 0 होता है। आप चाहें तो एक और एग्जाम्पल लेके चेक कर सकते हैं। चलिए एक और ले लेते हैं। मान लिया आपकी बार मैंने इस कॉलम के एलिमेंट्स ले लिए, किसके? सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स ले लिए। तो सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स क्या हैं? 2 4 एंड 1। एंड कोफैक्टर्स किसी अनदर कॉलम के लेने हैं, तो मान लिया कोफैक्टर मैं इस कॉलम के लूँगा, थर्ड कॉलम के। कोफैक्टर्स किसके लूँगा? थर्ड कॉलम के। तो यहाँ पर क्या आएगा? 3 का कोफैक्टर, यहाँ पर क्या आएगा? 1 का कोफैक्टर, यहाँ पे 2 का कोफैक्टर। फिर इनका सम करेंगे तो 0 आना चाहिए। चलिए करते हैं। तो यहाँ पर क्या आना है? इस 3 का कोफैक्टर। तो सबसे पहले 3 की पोजीशन क्या है? इस 3 की पोजीशन है 1 3। 1 + 3 4, 4 इज इवन नंबर, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? प्लस। प्लस लगाओ या ना लगाओ। अब इसके बाद प्लस माइनस तो डिसाइड हो गया। अब 3 का माइनर, तो इसको छिपाओ, इसको छिपाओ, तो ये हो जाएगा -2 -12, तो -14। यहाँ पर क्या आने वाला है? -14। फिर इसके बाद अब 1 का कोफैक्टर। अब इसके बाद 1 का कोफैक्टर, तो 1 की पोजीशन क्या है? ये सेकेंड रो में है, थर्ड कॉलम में है, तो 1 की पोजीशन है 2 3। 2 + 3 5 होगा। 5 क्या है? ऑड नंबर है। चूँकि ऑड नंबर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस। अब इसके बाद 1 का माइनर लिख दो। तो 1 का माइनर क्या होगा? इसको छिपाया, इसको छिपाया, इसको छिपाया, इसको छिपाया, तो हमको 2 एलिमेंट्स ये एंड 2 एलिमेंट्स ये मिल गए। तो हमें क्या करना है? इसका इसमें मल्टीप्लाई माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो 1 - 6, तो 1 - 6 कितना होगा? -5। 1 - 6 -5 हो जाएगा। फिर इसके बाद अब क्या? लास्ट 2 का कोफैक्टर। तो अगर हमें 2 का कोफैक्टर लिखना है तो सबसे पहले 2 की पोजीशन,
तो 2 की पोजीशन क्या है 3 3 3 + 3 कितना 6 6 क्या है इवन नंबर है तो यहाँ पर प्लस आप पहले ही लगा दो। फिर इसके बाद 2 का कोफैक्टर या माइनर, क्योंकि प्लस माइनस तो हमने एडजस्ट कर लिया ना। अब 2 का माइनर, तो अब क्या होगा, इसको छिपाया तो मेरे पास ये 4 एलिमेंट्स मिले। एंड इन 4 एलिमेंट्स को जब आप सॉल्व करोगे तो 4 माइनस ऑफ -4, तो 4 + 4 हो जाएगा, 4 + 4 8 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा -28 -20 + 8, ये +20 होगा, सॉरी माइनस माइनस प्लस। सो ये हो गया -28 + 28, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 0। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या है प्रॉपर्टी, कि अगर हम किसी मैट्रिक्स के किसी रो के एलिमेंट्स में किसी अनदर रो के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स का मल्टीप्लाई करके उनका सम करें, तो ये जो सम है, ये जो रिजल्टिंग वैल्यू है, ये हमेशा क्या होती है 0 होती है। और आपने एग्जाम्पल से भी समझा होगा, अब बात आपको समझ में आ गई होगी। अंडरस्टैंड। एक ये देखिए ये एग्जाम्पल किया था और दूसरा ये। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इक्वालिटी ऑफ 2 डिटर्मिनेंट। इक्वालिटी ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स। 2 डिटर्मिनेंट्स के इक्वल होने की कंडीशन। तो बच्चों जैसे मान लिया मेरे पास 2 डिटर्मिनेंट्स हैं, एक है x 1 2 4, ये फर्स्ट डिटर्मिनेंट है, और दूसरा डिटर्मिनेंट है 7 1 4 3, ये दूसरा डिटर्मिनेंट है, और ये दोनों डिटर्मिनेंट इक्वल हैं। तो मैट्रिक्स में क्या होता था कि अगर 2 मैट्रिसेस इक्वल होती थी तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम इक्वल कर देते थे, लेकिन यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स इक्वल हैं। डिटर्मिनेंट्स इक्वल होने का मतलब है कि जब हम इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे और जब इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो वो वैल्यूज़ इक्वल आएंगी। अंडरस्टैंड। यहाँ पर ये नहीं कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, चूँकि ये मैट्रिसेस थोड़ा ना है, ये डिटर्मिनेंट्स हैं। तो 2 डिटर्मिनेंट अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि उनको कैलकुलेट करने पे जो वैल्यू आएंगी वो इक्वल हैं। अगर 2 डिटर्मिनेंट इक्वल हैं तो कभी भी आप ये गलती मत कर देना कि आप उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर दो, क्योंकि वो मैट्रिसेस के केस में होता है। यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं। तो बहुत से लोग बोलेंगे x = 7, मीन्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करके कह देंगे कि x = 7, जबकि ये आपका रॉन्ग है। x की वैल्यू 7 नहीं होगी, क्योंकि अगर ये मैट्रिसेस होती तो मैट्रिसेस में क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो x का कंपैरिजन 7 से करते तो x = 7 आ जाता मैट्रिसेस के केस में। लेकिन डिटर्मिनेंट के केस में हम ऐसे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल नहीं कर सकते हैं। उनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करो, फिर वो जो वैल्यूज़ आएंगी उनको इक्वल करो। तो चूंकि ये 2 × 2 की बात हो रही है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा 4x - 2, 4x - 2। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा 7 3 जा 21 - 4, तो 21 - 4 17 होगा। ये इक्वल है। अंडरस्टैंड। तो ये इधर आएगा तो 4x = 17 + 2 19 हो जाएगा। तो x = हो जाएगा 19/4। तो ये x की वैल्यू है। अंडरस्टैंड। तो ये मिस्टेक ना कर देना कि आप x की वैल्यू को 7 बोल दो। ये तब सही होता जब ये दोनों मैट्रिसेस होती। ये रही तो मैट्रिसेस ही होंगी, लेकिन यहाँ पर हम इन मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं। डिटर्मिनेंट इक्वल हैं। डिटर्मिनेंट इक्वल होने का मतलब है कि उनकी डिटर्मिनेंट्स की जो वैल्यूज़ हैं कैलकुलेट करने के बाद वो इक्वल हैं। अंडरस्टैंड। तो ये भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए कि आप मैट्रिसेस समझ के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के हिसाब से x की वैल्यू निकाल दो, गलत हो जाएगा।
हाँ, मैट्रिसेस के केस में बिल्कुल सही है, लेकिन ये क्या है, डिटर्मिनेंट्स। अंडरस्टैंड। तो ये कुछ प्रॉपर्टियाँ थीं जो उसमें हम डिस्कस नहीं कर पाए थे, उसमें छूट गई थी, और इनको डिस्कस करना ज़रूरी था क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्योंकि अगर हम डिस्कस नहीं करते तो ये चीज़ें जब आपको आगे आती तो आपको फिर समझ में ना आता। अंडरस्टैंड। यहाँ पे आप गलती करने के बहुत चांसेस थे, तो इसको डिस्कस करना तो बहुत ज़रूरी था। तो ये कुछ बातें हैं डिटर्मिनेंट से रिलेटेड जो डिस्कस कल नहीं हो पाई थी, तो आज वो डिस्कस हो गई हैं। इस टाइप से डिटर्मिनेंट की जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमने सारी की सारी डिस्कस कर दी। अब और भी प्रॉपर्टी अगर होती हैं तो वो प्रॉपर्टीज़ इन्हीं की हेल्प से हम उनको समझ सकते हैं, लेकिन ये इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी, इनको समझना बहुत ज़रूरी था। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। तो इन प्रॉपर्टीज़ को भी आप नोट कर लेंगे और इनको भी आप अपने माइंड में रखेंगे, ताकि जब हम डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमें कहीं भी किसी भी स्टेप में कोई दिक्कत ना आए। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग इन्हीं प्रॉपर्टी बेस्ड पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए।